वेलकम टू द लास्ट पार्ट। इस पार्ट में हम दो फिल्मों के बारे में हमारा बाकी था फनी गेम्स तक हमने बात किया पार्ट 3 में। और दो फिल्में बाकी है, लेकिन बहुत सारी फिल्में जो मेरी वॉच लिस्ट में है जो मैंने अब तक देखी नहीं है। लेकिन जो 90s की फॉरेन फिल्म्स अगर कहा जाए तो उसमें वो बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म्स है। बहुत सारी बहुत हाईली अप्रिशिएटेड या फिर कुछ उसमें से पॉपुलर फिल्म्स भी है। तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे, उनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे जितना मुझे पता है उनके बारे में, अगर कुछ पता होगा तो, या फिर मुझे उसके बारे में क्या लग रहा है उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ के ये मैं आपको बताऊंगा। पहले दो फिल्मों जो बाकी है, पहले मैं आपको फिर से एक बार पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ नीचे तक। 31 फिल्म्स की लिस्ट हमने कवर की है, जिसमें काफ़ी फिल्में हैं। देखिए, पहली दो बाकी है, ईरान की एक और ग्रीस की एक। इन सब बाकी फिल्मों के बारे में हमने बात की। ऑस्ट्रिया, स्पेन, बेल्जियम, साउथ कोरिया, फ्रांस, ईरान, ताइवान, हांगकांग, डेनमार्क, फ्रांस और एक बार स्पेन और एक बार फ्रांस और एक बार फ्रांस, जापान, हांगकांग, फ्रांस। सो ज़्यादा करके ये फ्रेंच और जापानीज़ फिल्म्स इसमें ज़्यादा होगी। जापानीज़ खास करके एनिमेटेड फिल्म्स होगी और ज़्यादा होंगी। और जो मुझे मेरी बाकी है देखनी फिल्में, उसमें ज़्यादा करके जापानीज़ फिल्में ही आएंगी, क्योंकि एनिमी जापान में ही ज़्यादा पॉपुलर था, खास करके 90s में। स्टूडियो गिबली तो थी, उसके साथ और भी कई सारे स्टूडियोज थे जो साइंस फिक्शन फिल्म्स बनाते थे, जो कि एक तरीके से एक्सटेंशन ऑफ देयर एनिमी शोज़ थी। जो एनिमी शोज़ था वो उसका एक्चुअल प्रोमिनेंट कल्चर था जापान में पहले से ही, तो उसका ही एक एक्सटेंशन फिल्म्स भी था। फिल्म्स छोटा था, लेकिन उसका एक छोटा सा एक्सटेंशन था। जो पूरी बड़ी दुनिया थी वो एनिमी सीरीज़ की थी। पर स्टूडियो गिबली का जो कॉन्सेप्ट है वो तो पूरा सिनेमा ओरिएंटेड ही है। पर जो स्टूडियो गिबली के अलावा जो ज़्यादा शोज़ फिल्म्स आती है जापान की एनिमेटेड फिल्म्स, उसमें से खास करके साइंस फिक्शन और एक्शन अगर वो होंगी तो वो एक्सटेंशन ऑफ एनिमी सीरीज़ होती है। और कुछ फिल्में जैसे कि अभी ओनली यस्टरडे ले लीजिए, ये कुछ फिल्में अडल्ट एनिमेशन थी, जापानीज़ अडल्ट एनिमेशन। तो मुझे अगर पूछा जाए कि मेरा सबसे फेवरेट कौन सा पार्ट है इन तीन पार्ट में से, कि एक है स्टूडियो गिबली की फिल्में, एक है साइंस फिक्शन और एक्शन एक्सटेंशन ऑफ एनिमी शोज़, और एक है अडल्ट एनिमेशन जिसमें ओनली यस्टरडे जैसी फिल्म आ जाएगी। तो मेरे लिए तो वो जो अडल्ट एनिमेशन का पार्ट है, जापानीज़ अडल्ट एनिमेशन, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जो कि स्टूडियो गिबली की फिल्म्स नहीं है। स्टूडियो गिबली की फिल्म्स ऐसी है, मोस्टली ऐसी है, मतलब कुछ फिल्में ज़्यादा अडल्ट्स के लिए भी है, लेकिन मोस्टली जो ऐसी है वो कॉम्बिनेशन है, वो अडल्ट्स के साथ ही बच्चों दोनों के लिए है, ऐसी इस टाइप की फिल्म्स है। पर जो कुछ प्योरली अडल्ट्स की एनिमेटेड फिल्म्स भी है जापानीज़ फिल्म्स में, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद है। और कुछ एनिमी शोज़ का एक्सटेंशन लगने वाली फिल्में, या फिर अकीरा जैसी फिल्म, अकीरा 1980s की फिल्म थी। अकीरा मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपने अकीरा देखी नहीं होगी तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि मतलब अकीरा देखते वक्त, ये सोनाक्षी सिन्हा वाली अकीरा नहीं, ये वाली अकीरा, एक तो इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना ज़बरदस्त है। मतलब पहली चीज़ अगर आपको कुछ नोटिस करोगे आप इस फिल्म में, तो उसका जो थीम म्यूज़िक है वो नोटिस करोगे। और फिर आगे तो इतनी हाई लेवल की साइंस फिक्शन फिल्म है ये, मतलब हॉलीवुड में भी इस लेवल तक क्या कहते हैं हम, कैनवास जो होता है, कैनवास होता है साइंस फिक्शन का, वो इतना बड़ा नहीं होता कभी कभी। मतलब अगर बड़ा होगा तो वो एक्सप्लोजन ओरिएंटेड होता है या फिर सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड होता है। कॉन्सेप्ट लेवल और एक्शन ओरिएंटेड दोनों मिल के उतना बड़ा, ऐसी बहुत रेयर फिल्म्स है दुनिया में। और ऑब्वियसली एनिमेशन होने की वजह से ये अफोर्ड कर सकते हैं जापानीज़ फिल्म्स। अगर एनिमेटेड नहीं होंगी तो वो इतना बड़ा कैनवास, इतने बड़े एक्सप्लोसिव क्लाइमैक्सेस और बड़े क्लाइमैक्सेस वो लोग शूट नहीं कर पाएंगे। और अगर शूट करना होगा, अगर उतनी बड़ी फिल्म उन्हें बनानी होगी, तो कुछ चीज़ें उन्हें डम डाउन भी करनी पड़ेंगी। अगर बजट बढ़ता है लाइव एक्शन फिल्म का, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी पड़ती ही है। मतलब कहाँ पर भी जाओ, आप हॉलीवुड में रहो या बॉलीवुड में रहो या साउथ में रहो, किधर भी जाओ,
दुनिया भर में किधर भी जितना बजट बढ़ेगा उतनी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जैसे कि क्रिस्टोफर नोलान लीजिए, कि जो लोग इससे एग्जेम्पशन में है कि क्रिस्टोफर नोलान को लोग खास करके कॉम्प्लेक्स करने के लिए ही जाना जाते हैं, लोग उसके लिए ही उसकी पॉपुलैरिटी है, वही उसका एक्स फैक्टर है। लेकिन बात यह है कि क्रिस्टोफर नोलन जो कॉम्प्लेक्स करता है वो नरेटिव कॉम्प्लेक्स करता है, वो बहुत फिलोसॉफिकल कॉम्प्लेक्सिटी उसके फिल्मों में भी मेरे ख्याल में तो नहीं होती। जो नरेटिव कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो मेरे ख्याल में लोगों को पसंद आती है, क्योंकि वो इट्स लाइक अ जंबल जो कि 1+1 2 और या 1+1 थोड़ा डिफिकल्ट इक्वेशन होगा, उतना सिंपल नहीं होगा एक डिफ़िकल्ट, लेकिन वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है जो सॉल्व किया जा सकता है, और जो सॉल्व करने में इंटरेस्टेड, खास करके जो क्रिस्टोफर नोलन की ऑडियंस है वो इंटरेस्टेड होती है उस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने में यूजिंग लॉजिक। लेकिन उसके बियॉन्ड जो फिल्में होती है जो लॉजिक में नहीं बैठती, जो फिलोसॉफिकल कॉम्प्लेक्सिटी लाती है, वैसी फिल्में आपको हाई बजट में लाइव एक्शन में बिल्कुल नहीं मिलती, मतलब बहुत कम मिलती है, एक हाथ दूसरी कभी आई होगी लेकिन नहीं मिलती। वैसी फिल्म अकीरा है, लेकिन वो एनिमेशन में इसलिए वो उतनी बड़ी हो सकती थी। तो ये एक खास बात थी इस फिल्म की। अभी मैं वापस अपनी लिस्ट पर आता हूँ। ओनली यस्टरडे के बारे में मैंने बात किया था, वो भी इस लिस्ट में एक हिस्सा है। उसके पहले मैं आपको ये लिस्ट में 2 फिल्में जो बची है उसके बारे में बात करूँगा, लेकिन मैं पहले जो बची है एनिमेटेड फिल्म्स उसके बारे में बात करूँगा। ये तो मैंने देखी हुई फिल्म है जो बची है, मेरे वॉच लिस्ट में जो फिल्म है जो मैंने नहीं देखी हुई फिल्म से, लेकिन वो बाहर की होगी, कुछ हॉलीवुड की भी होगी। हालांकि हॉलीवुड हमारा विषय नहीं है इस पूरे सीरीज़ में, ये हम फॉरेन लैंग्वेज फिल्म्स की बातें कर रहे हैं, पर फिर भी हम इग्नोर करेंगे उनको। हम जो नॉन इंग्लिश फिल्म्स है उन पे फोकस करेंगे। तो ये ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये सब पहली 6 फिल्में प्रिंस ऑफ इजिप्ट तक ये सब इंग्लिश में है। उसके बाद ये जो फिल्म है ये भी जापानीज़ है, और ये जो मैं आपको कह रहा था कि जो एक्सटेंशन ऑफ जापानीज़ एनिमी शोज़, तो ये उस टाइप की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है। जो उसका जो एक ग्रामर होता है, विजुअल ग्रामर होता है इस एनिमेशन का, वो एनिमी के जैसा होता है, वो सिनेमैटिक नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता, या फिर कुछ फिल्में उसमें से ही बनती है अकीरा जैसी कि जो ज़्यादा सिनेमैटिक हो सकती है, और वो माइलस्टोन फिल्म जब बन जाती है तो अकीरा ये माइलस्टोन फिल्म थी। गोस्ट इन द शेल भी कुछ हिसाब से माइलस्टोन फिल्म ही थी, पर ये कैसी है मुझे पता नहीं, ये कितनी एनिमी जैसी है या कितनी सिनेमा जैसी है, तो ये जब देखूंगा तब पता चलेगा। पर कंसेप्चुअली तो ये काफ़ी डीप लग रही है इसका बेसिक सिनॉप्सिस पढ़ने के बाद। और ये मेरे ख्याल में इसकी 3-4 फिल्में हैं इस नियॉन जेनेसिस। पहले तो वो लोग की एनिमी शो आया और उसके बाद उनकी 3-4 फिल्में आई, तो ये उसमें से लास्ट फिल्म है, द एंड ऑफ इवेंगेलियन। इसके पहले भी कुछ फिल्में हैं जो यहाँ पर है मेरी वॉच लिस्ट में। विस्पर ऑफ द हार्ट, ये मेरे ख्याल में गिबली की फिल्म है, आई गेस, या ये गिबली की फिल्म है। तो ये इसके बारे में बात कर रहा था कि कैसे वो एक मिक्सचर ऑफ अडल्ट एनिमेशन, आप देखिए ये फ़ोटो देख के आपको समझ में आता है कि ये बच्चों को फटक से अट्रैक्ट करे ऐसा एनिमेशन लगता है, पर इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है थोड़ी बहुत, वो मिक्सचर होता है गिबली का खास करके। बात भाई ये भी साइंस फिक्शन है, जिन रॉ द वुल्फ ब्रिगेड, पर इसका एनिमेशन देखिए, ये एनिमेशन थोड़ा अलग है। ये और गिबली का एनिमेशन देखिए, इसमें फ़र्क है। ये एनिमेशन मेरे ये ज़्यादा करके यंग अडल्ट्स पे के ऊपर फोकस करता है, ऐसे लगता है कि ये उस ऑडियंस के लिए ये उस टाइप का एनिमेशन है, लेकिन एक्चुअल में फिल्म एनिमी जैसी होगी या फिल्म जैसी होगी, सिनेमैटिक होगी, ये वापस देखने के बाद ही पता चलेगा। मुझे ज़्यादा नहीं पता इस फिल्म के बारे में। ज़्यादा करके रिव्यू देख के तो लोग एनिमी समझ रहे इस फिल्म को, आई गेस तो एनिमी होगी, पर एनिमी भी उनकी ज़्यादा इवॉल्व होती है, ये मुझे कुछ अभी धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है कि एनिमी ऐसा नहीं कि एनिमी डम डाउन होता है, एनिमी एक्चुअली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है उनकी, पर वो उसका एक ग्रामर होता है जो ग्रामर सिनेमैटिक नहीं होता, ये मेरा कहना है बस।
पर और कुछ फिल्मों का ग्रामर सिनेमैटिक होता है, फिर वो शायद एनिमी में बैठे या ना बैठे, लेकिन वो ज़्यादा सिनेमैटिक हो जाती है। जायंट रोबो द डे द अर्थ स्टूड स्टिल, ये भी साइंस फिक्शन एनिमी एक्सटेंशन। ये तो एनिमी है, 337 मिनट्स की लेंथ है, तो ये एक्चुअल में फिल्म नहीं है, ये एनिमी है। ये कुछ 5-6 एपिसोड्स होंगे एक साथ। एंड्स, ये तो पिक्सार की इंग्लिश फिल्म है। पोकानोटास, पोम्पोको, ये देखिए एक और स्टूडियो गिबली फिल्म है 90s की। ये भी आप देख लीजिए। फटक से फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो बच्चों की एनिमेटेड फिल्म यही होता है, पर उसमें कंटेंट में कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमेशा की तरह स्टूडियो गिबली की। यहाँ पर नीचे लुपिन 3 करके एक फिल्म है। ये कहाँ की फिल्म मुझे पता नहीं है, जापानीज है या चाइनीज़ है। आई थिंक ये चाइनीज़ फिल्म है। आई थिंक लुपिन ये उधर का कैरेक्टर है, आई थिंक, नॉट श्योर दो। पोकीमोन तो आपको पता ही होगा, पोकीमोन की भी एक फिल्म है। वो भी अच्छी खासी पॉपुलर फिल्म है, पॉपुलर। ये भी मैं शायद देख लूँगा या नहीं देखूँगा, मुझे नहीं पता। मैं वैसे बचपन में थोड़ा बहुत फ़ैन था पोकीमोन का, इतना बड़ा भी नहीं था। मतलब जब भी वो बंद हो गई या फिर जब उसके वो नेक्स्ट वर्जन्स आने लगे, नेक्स्ट जनरेशन के वो सब एपिसोड्स आने लगे, तो वो मुझे बहुत देर से इतने अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन जब ओरिजिनल पहले स्टार्ट हुआ था पोकेमॉन हमारे टेलीविज़न पे शाम के वक्त लगता था, तो मुझे तभी बहुत पसंद था। और वो जो उसकी जो दुनिया थी पोकेमॉन की, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती थी। तो ये उसी टाइप की फिल्म होगी मेरे ख्याल में। ये भी एक साइंस फिक्शन एक्सटेंशन ऑफ एनिमी लग रही है, या फिर थोड़ी सिनेमैटिक भी हो सकती है। रोजिन जे या ओके, ये भी एक सीरीज़ जैसी फिल्म है मेरे ख्याल में। सीरियल एक्सपेरिमेंट्स लेन, 316 मिनट्स। उसके बाद ये तो थोड़ा बहुत कुछ छोटी मोटी एनिमेटेड फिल्म है बाहर की। ओशियन वेव्स, गिबली की फिल्म है या नहीं गिबली की नहीं है। अच्छा, गिबली की ही है, गिबली की फिल्म है ये भी, ओशियन वेव्स। ये भी इंटरेस्टिंग होगी। ये भी काफ़ी फेमस फिल्म है गिबली की, माय नेबर्स द यामाडास। इस फिल्म की जो खास बात है वो इसका एनिमेशन स्टाइल काफ़ी डिफरेंट है। आई थिंक कुछ तो कहा जाता है इसे पेंसिल स्टाइल ऑफ एनिमेशन, ऐसे कुछ पेंसिल स्केच स्टाइल ऑफ एनिमेशन। और कुछ इनफैक्ट लेटर 21st सेंचुरी में गिबली ने एक और फिल्म ऐसी बनाई थी, प्रिंसेस कगुया, ऐसा कुछ नाम है उस फिल्म का। मैं वो देखता हूँ हमें मिलती है या फिल्म, वो स्टूडियो गिबली के ऊपर क्लिक करने के बाद शायद मिलेगी। या द टेल ऑफ प्रिंसेस कगुया, तो ये भी उसी एनिमेशन, आप देख सकते हैं उसी एनिमेशन स्टाइल की फिल्म है। और ये हाईली रिव्यूड फिल्म है, ये हाईली अप्रिशिएटेड फिल्म है। तो अगर आपको इस एनिमेशन स्टाइल में कौन सी फिल्म देखनी है पहले, तो आप ये फिल्म ट्राई कर सकते हो, टेल ऑफ द प्रिंसेस कगुया। ये भी गिबली की फिल्म है। और इस फिल्म को कहा जा सकता है कि हाँ, ये मतलब ये देख के हमें पता चल रही है कि ये टिपिकल चिल्ड्रन एनिमेशन का विजुअल अपीयरेंस नहीं है इसका। तो ये शायद जो एक्सपेरिमेंट्स कुछ गिबली ने किए होंगे उसमें से एक है। ये वो कॉम्बिनेशन वाली फिल्म शायद नहीं होगी, ये ज़्यादा आर्टिस्टिक फिल्म लगती है, मतलब विजुअली आई मेंट। क्योंकि इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट एंड वो सब तो हर फिल्म में उन लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। और कौन सी फिल्म है उस टाइप की गिबली की? और नहीं है, कौन सी, यही है वो, और ये नेबर्स यामाडा। ओके। और अब कुछ रिसेंट टाइम में उन्होंने, ये देखिए आप 3D एनिमेटेड फिल्म्स बनाने लगे, और इसका देखिए कितना पुअर रेटिंग है, 2.0। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टूडियो गिबली है तो हर चीज़ अच्छी होगी। तो स्टूडियो गिबली ने अभी जो ट्राई कर रहे हैं, जो लोग पिक्सार जैसे 3D एनिमेशन में फिल्म्स बनाने को ट्राई कर रहे हैं, तो वो उसका रिव्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे और ना ही वो कमर्शियली चल रहे। तो आई गेस वो अब एक नया ट्रांजिशन पीरियड में है स्टूडियो गिबली। तो शायद वापस वो लोग थोड़े टाइम के बाद वो लोग वापस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, होपफुली हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल वो लोग अच्छी फिल्में नहीं बना रहे, ऐसा दिखाई पड़ता है।
ये गए साल की ही फिल्म है। इसके बाद अब हम, ये भी एक ये मेरे ख्याल से साइंस फिक्शन ही है, बड़ी शॉर्ट फिल्म है 48 मिनट्स की, मिडोरी। उसके बाद इस फिल्म के बारे में आपको अगर पता होगा और ये आपने फिल्म बचपन में देखी होगी तो आप बहुत लकी होगे। मैंने अनफॉर्चुनेटली कभी ये फिल्म पूरी देखी ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली। मतलब मुझे पता था इस फिल्म के बारे में हमेशा, पर ये नहीं पता था कि ये जापानीज़ लोगों ने बनाई हुई फिल्म थी। ऑफ कोर्स मुझे, मतलब ये फिल्म हिंदी में डब होके हमारे टेलीविज़न पे लगती थी, शायद दूरदर्शन पे लगती थी या फिर और भी किसी चैनल्स पे लगती थी। और बहुत सारे हिंदी एक्टर्स ने इसको डब किया था। आप देख सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, अमरीश पुरी, ये सब लोग हैं। हालांकि ये पहले बार जो बनी फिल्म ये इंग्लिश में बनी, और इंग्लिश में जो डब बना है इस फिल्म का वो इंडियन एक्टर्स का ही था। लेकिन वो ये एक्टर्स नहीं थे, अमरीश पुरी ये सब नहीं थे, कोई ज़्यादा पॉपुलर ऐसे एक्टर्स नहीं थे, ज़्यादा करके वो डबिंग आर्टिस्ट थे। तो वो ओरिजिनल डब बना जो कि इंग्लिश में था, और बाद में शायद इसका जापानीज़ डब भी बना जापानीज़ ऑडियंसेस के लिए, क्योंकि बनाने वाले जो एनिमेटर्स थे, इवन द डायरेक्टर, आई थिंक, अच्छा डायरेक्टर आप देख सकते कि दो जापानीज़ डायरेक्टर है और एक इंडियन डायरेक्टर है, राम मोहन। तो उन्होंने जापानीज़ डब भी बनाया, और उसके बाद एक वापस हिंदी डब बना जो कि ओरिजिनल नहीं था, वो थर्ड वर्जन था। पहले इंग्लिश, फिर जापानीज़ और फिर हिंदी डब बना। तो वो हिंदी डब हमारे टेलीविज़न पे लगा करता था, और काफ़ी सराहना हुई है एक्चुअली इस फिल्म में। मैंने अब तक देखी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, मैं देख रहा हूँ, कह रहा हूँ आपको, लेकिन मैंने ग्लिम्सेस, मैंने बचपन में भी ये थोड़ी बहुत देखी, इतने मुझे याद है। लेकिन शायद मुझे बचपन में रामायण समझ में नहीं आता था, या मुझे इंटरेस्ट नहीं था उन चीज़ों में, शायद इसलिए मैंने कभी पूरी देखी नहीं फिल्म। और ये एक बात ये भी है कि मुझे बचपन में एनिमेशन ही ज़्यादा पसंद नहीं था। मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं था कार्टून का एक्चुअली, मैं बहुत कम कार्टून देखता था। मैं क्रिकेट ही ज़्यादा देखता था टेलीविज़न पे, या फिर फिल्म्स देखता था, हिंदी फिल्म्स देखता था, पर कार्टून में ज़्यादा नहीं देखता था बचपन में। तो वो भी एक रीज़न है। पर जो मोस्टली कार्टून के फैंस है 90s में या फिर अर्ली 2000 में जो बड़े हुए, उन्होंने मोस्टली, बहुत लोगों ने ये फिल्म देखी होगी, ज़रूर देखी होगी। तो उसके बाद ये हम बात कर रहे थे कि इवांगेलियन, तो उसी सीरीज़ में ये उस एक और फिल्म है, या फिर ये शो है, आई गेस, आई डोंट नो, रिवाइवल, नहीं ये फिल्म ही है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिल्म्स है। रिवाइवल ऑफ नियॉन जेनेसिस एवेंजेलियन, या ये डेथ ट्रू और एंड ऑफ एवेंजेलियन, दो का कॉम्बिनेशन वाली एक रिलीज थी। मतलब ये एक्चुअल में अलग फिल्म नहीं है। कॉमेट इन मूमिन लैंड, ये भी जापानीज फिल्म ही होगी आई गेस। उसके बाद ये मुझे पता नहीं, ये फिल्म मुझे कहीं मिल नहीं रही है देखने के लिए। आपको समझ में आ रहा होगा कि किस किस मीडियम्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ नहीं मिल रही है, कहीं पर भी नहीं मिल रही है ये फिल्म। पर ये शायद फ्रेंच और एक अफ्रीकन कंट्री की, आई थिंक सेनेगल की, ये दोनों की या ये दोनों की एक कोलैबोरेशन है। जैसे अभी अब हमने रामायण के बारे में देखा कि रामायण जो कि इंडियन फिल्म मेकर, इंडियन आर्टिस्ट और जापानीज़ एनिमेटर्स, इन दोनों का कोलैबोरेशन था। वैसे ही ये एक अफ्रीकन कंट्री और फ्रांस, इन दो कंट्रीज़ की कॉम्बिनेशन करके, कोलैबोरेशन करके ये एनिमेटेड फिल्म बनी थी। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी। मतलब ये पोस्टर देख के, ये वॉलपेपर देख के मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है, पर कहीं मिल नहीं रही। तो अगर आप किसी ने ये देखी होगी तो बताइए प्लीज़, कहाँ पर मिल सकती है ये फिल्म। क्योंकि कहीं पर नहीं मिल रही है, लेकिन हालांकि इतने रिव्यूज़ है तो कहीं ना कहीं पर तो मिलती होगी शायद। और भी कुछ कुछ फिल्में हैं इस, आई गेस, सीरीज़ में, इस कैरेक्टर को लेके। किरिको ये कैरेक्टर होगा आई गेस, जो बच्चा है शेंडी वाला, इसको एक ही शेंडी है ऊपर। और उसके बाद ये कौन सी फिल्म है मुझे पता नहीं, मैक्स, ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं ऐसी वाली एनिमेटेड फिल्म है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी ने रिव्यू में लिखा, दिस नो वे दैट वॉचमैन एंड सिन सिटी वेर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस एनिमेटेड सीरीज। अच्छा होगा ये, अगर ये भी, अगर ये ऐसी फिल्में मिलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। कहाँ से देखे ये फिल्में, कायोकोस डायरी, ये भी आई गेस जापानीज फिल्म होगी, ज़्यादा पॉपुलर फिल्म नहीं है ये।
ये तो हॉलीवुड सीरीज थी। केंजी, स्प्रिंग एंड केओस, थोड़ी शॉर्ट फिल्म जैसी है, 56 मिनट्स की। उसके बाद या ये एक और इवेंगेलियन की फिल्म है, डेथ एंड रीबर्थ, और दैट्स इट। अब हम जाते हैं लव वेज। अब हम जाते हैं हमारे दो फिल्मों के पास, और उसके बाद हम बड़ी वाली वॉच लिस्ट देखेंगे। तो इटर्निटी एंड डे, इटर्निटी एंड डे ये मैंने हाल ही में देखी हुई फिल्म थी। थियो एंग्लेपोलस, ये ग्रीक डायरेक्टर है। ग्रीक फिल्म मेकर्स वैसे 90s में ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। उसके बाद इस फिल्म मेकर के बाद जो सबसे पॉपुलर हुआ ग्रीक फिल्म मेकर है, जो कि बाद में हॉलीवुड फिल्म मेकर भी बना अभी, जिसका नाम है योगोस लांथीमोस, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा फिल्म मेकर है आज के ज़माने का। खास करके मेरा सबसे पसंदीदा राइटर है, स्क्रीन राइटर है, फिल्म मेकर कहने से अच्छा कहूँगा मैं, क्योंकि उनकी जो फिल्म्स है वो मोस्टली स्क्रिप्ट ड्रिवन फिल्म्स होती है। उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन इन द मीडियम और इन द वे दे आर शॉट और इन द वे दे आर एडिटेड, उसमें नहीं होता कुछ। वो एक काफ़ी प्लेन स्टाइल होती है डायरेक्शन की, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी और जो शॉकिंग वैल्यू और जो फिलोसॉफिकल वैल्यू, जो एलिगरीज, जो रिलीजन, फेथ, लाइफ एंड डेथ, इन सब चीज़ के बारे में जो कमेंट्री होती है, वो सब कुछ सोसाइटी के बारे में जो कुछ होता है, वो सब कुछ उनके राइटिंग में इतना ज़बरदस्त होता है कि आप, और इवन उनके एक्टर्स जो परफॉर्म करते हैं उनकी फिल्मों में, वो एक प्लेन वे से, एक कह सकते हैं कि हम एक डायरेक्ट वे से, उनका काम यही होता है कि वो जो कंटेंट है, जो स्क्रिप्ट है, उसको पूरी तरीके से पहुंचाना। वो एक्टर्स भी एक तरीके से ऐसे सबड्यू लेवल पे ऐसे बहुत सटल वे में एक्टिंग करते हैं ज़्यादा, मतलब उनको डायरेक्शन ही यही होता है। मतलब उनकी हाल ही की फिल्म थी, मैं बात बहुत कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ योगोस लांथीमोस की फिल्में, और कौन सी फिल्में उसकी मैं सजेस्ट करूँगा आपको। ऐसे ये जो मैं कर रहा हूँ कि एक एक फिल्म से मैं किसी और पे ही चला जा रहा हूँ, पर यही मेरे ख्याल में ख़ास बात है लेटरबॉक्स की, कि आप जा सकते हो इधर से उधर, आपको अब जो चाहिए वो फिल्म दिखा सकते हो। तो आप देखिए, एक पोस्टर में एक कॉमननेस है, वो पोस्टर में भी वो सबड्यूनेस, वो सटलनेस आप देख सकते हैं कि वाइट का यूज़ बहुत है, ब्लैंक स्पेसेस का यूज़ बहुत है, उसी टाइप की वो फिल्म्स है, इसलिए वो पोस्टर भी बहुत जस्टिफाइड है। ये सब जो पोस्टर्स दिख रहे हैं फेवरेट के, हालांकि फेवरेट में उसकी वो सबसे वीक फिल्म मांगता हूँ, वीक इसके लिए, वीक नहीं कहूँगा, हालांकि इसको ऑस्कर में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिला गया, क्योंकि ये ऑस्कर बेट फिल्म थी। एक कहा जाता है एक ऑस्कर बेट होता है, मतलब ऑस्कर बेट यानी कि कुछ फिल्में होती है जो ट्रेडिशनली ऑस्कर ऑडियंसेस को या फिर ऑस्कर वोटर्स को, जो एकेडमी वोटर्स होते हैं, उनको ज़्यादा पसंद आती है, या फिर वो लोग सोचते हैं कि ये अच्छी फिल्म है, उनका एक सेट ये होता है। हालांकि बहुत सी फिल्में आजकल ऑस्कर ने, मतलब वो मॉडिफाई हुआ है कि बहुत सारी फिल्में ब्रेक इन कर रही है जो कि ट्रेडिशनली ऑस्कर फिल्म्स नहीं थी, ऑस्कर बेट्स नहीं थी, पर वो अभी अभी हो रहा है। लेकिन कई सालों तक तो जो ट्रेडिशनल था, जो ट्रेडिशनल स्टाइल था उनका, उस फॉर्मूला में या फिर उस ट्रेट में बैठने वाली ये परफेक्ट फिल्म थी, फेवरेट। और जो टिपिकल स्टाइल है योगोस लांथीमोस का, वो उसमें कम था। मैं बिल्कुल नहीं था ऐसे नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत कम था। उनकी राइटिंग का जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है, वो जो एक स्ट्रेंजनेस होता है, वो इसमें ज़्यादा था नहीं। ह्यूमर इसमें भी था, एक डार्क ह्यूमर इस फिल्म में भी था, पर जो एक स्ट्रेंजनेस था वो इसमें इतना था नहीं। तो ये मेरी सबसे लीस्ट फेवरेट फिल्म है, लेकिन ये सबसे पॉपुलर फिल्म है योगोस लांथीमोस की, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये हॉलीवुड में ज़्यादा पॉपुलर हो गई। अगर आप इंग्लिश फिल्म इनकी देखना चाहते हैं जो कि सबसे ज़बरदस्त है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा लॉबस्टर, जो बहुत आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इस तरीके से रोमांस को देखती है, और ये बहुत अनटिपिकल वे में, बहुत अनयूजुअल वे में, बहुत स्ट्रेंज वे में एक रोमांटिक कॉमेडी भी है द लॉबस्टर। इसमें ये जो एक्टर है, इसका नाम मैं भूल गया, या कॉलिन फेरल,
तो ये कॉलिन फेरल, उसकी मेरे ख्याल में 2-3 फिल्मों में है योगोस लांतिमोस की। तो कॉलिन फेरल खास करके इस परफॉर्मेंस में जो जितना सटल वे में सब करता है, मतलब ऐसे आपको लगेगा यार इसको एक्टिंग ही नहीं आती, इस तरीके से वो परफॉर्मेंस है, बहुत सटल है लेकिन बहुत सॉलिड है। और ऑलमोस्ट सभी फिल्मों में के सभी कैरेक्टर्स, थोड़ा बहुत फेवरेट छोड़ के, द फेवरेट मैंने कहा कि वो टिपिकल है ही नहीं, वो योगोस लांतिमोस क्विटेसेंशियल, टिपिकल नहीं, क्विटेसेंशियल योगोस लांतिमोस फिल्म है ही नहीं। तो उसमें उस टाइप के परफॉर्मेंसेस नहीं है एक्चुअली। लेकिन ये बाकी की जो फिल्में हैं इन सब में एक सेम लेवल का परफॉर्मेंस, सेम स्टाइल का परफॉर्मेंस है। और ये परफॉर्मेंस लॉबस्टर में कॉलिन फेरल का परफॉर्मेंस, ये उस सब का पीक है, मतलब कैसे वो परफेक्ट हो सकता है। और एक्टर का भी क्रेडिट है उसमें कि जिस तरीके से उसने वो परफॉर्म किया है। तो ये तो फिल्म मैं रेकमेंड करूँगा। बाद में एक किलिंग ऑफ सेक्रेड डे, इसमें भी कॉलिन फेरल है और इसमें निकोल किडमैन है। अभी निकोल किडमैन आपको सबको मालूम है कि ये हॉलीवुड की बहुत फेमस एक्ट्रेस है। अब निकोल किडमैन का एक स्टाइल है एक्टिंग का। निकोल किडमैन इतने सालों से एक्टिंग कर रही है और इस टाइप के फिल्में बहुत सी की है उसने, कि एक स्ट्रेंज वर्ल्ड है उसमें, या फिर थोड़ा बहुत हॉरर या थ्रिलर एलिमेंट्स है, कुछ तो अजीब व गरीब हो रहा है, ऐसी फिल्में भी बहुत सी उसने की है। लेकिन उस सब में उसका जो एक स्टाइल होता है ना, कि एक प्रॉपर कैरेक्टर प्ले करने का एक स्टाइल होता है, मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने का। तो वो थोड़ा सा स्टाइल इसमें किलिंग ऑफ सेक्रेड डियर में निकोल किडमैन के परफॉर्मेंस के थ्रू आता है। और जो मुझे ऐसे लगा कि ये शायद योगोस लंतिमोस ट्राई कर रहा था निकोल किडमैन को थोड़ा कंट्रोल करने को, कि कम कैरेक्टराइजेशन दो, कम कैरेक्टराइजेशन दो, क्योंकि मेरी फिल्मों में कैरेक्टराइजेशन नहीं होता ज़्यादा, एक प्लेन वे होता है। ऐसे वो ट्राई कर रहा था और ये बातें खुद निकोल किडमैन ने भी कही थी कि वो ऐसे ट्राई कर रहा था। और मैं भी ट्राई कर रही थी कि उस तरीके से ही परफॉर्मेंस दूँ, लेकिन मेरे ख्याल में उस तरीके की परफॉर्मेंस ये नहीं हुई। ये थोड़ी क्विटेसेंशियल निकोल किडमैन परफॉर्मेंस ही हुई, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई, क्योंकि इन जनरली निकोल किडमैन बहुत अच्छे एक्ट्रेस है और वो बहुत अच्छे कैरेक्टर्स निभाती है। पर उसने वो कैरेक्टर ही निभाया है, वो एक प्लेन जो नॉन कैरेक्टराइजेशन परफॉर्मेंस होता है वैसा नहीं हुआ। हालांकि वो फिल्म में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि बाकी जो टोन है फिल्म का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो ऑड नहीं लगता बिल्कुल। और इन जनरल मैंने जैसे आपको कहा कि ये निकोल किडमैन ने इस टाइप की ऑड स्ट्रेंज फिल्में बहुत की है, तो वो हालांकि वो एक कैरेक्टराइजेशन वाली परफॉर्मेंस दे रही थी जो कि योगोस के फिल्मों में नहीं होता, लेकिन इस टाइप के फिल्मों में ज़रूर होता है। तो वो बिल्कुल ऑड नहीं लगा। वो अपने आप सब क्या कहते हैं, मैच हो गया और एक बहुत इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस ही लगा फिर भी। तो मेरी सबसे फेवरेट फिल्म इंग्लिश फिल्मों में उसकी वो लॉबस्टर है, और जो इन जनरल उसकी सबसे फेवरेट, और जिस फिल्म के वजह से वो दुनिया में सराहा गया, दुनिया में उसका नाम हुआ पहली बार कि एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त फिल्म राइटर और फिल्म मेकर आया है दुनिया में, वो फिल्म थी ये डॉगटूथ, जो कि ग्रीक फिल्म ही थी, ग्रीक लैंग्वेज में ही थी। और थियो एंग्लोपोलिस के बाद, जिसके बारे में हम स्टार्ट किया, जो जो ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया ग्रीक फिल्म मेकर्स का, उसमें थियो एंग्लोपोलिस से हमने स्टार्ट किया। तो थियो एंग्लोपोलिस के बाद योगोस लांथिमोस ये बहुत बड़ा नाम है, सेकंड नाम बना ग्रीक फिल्म्स का, ग्रीक फिल्म मेकर्स का। अब ये थियो एंग्लोपोलिस के पहले अगर कोई ग्रीक फिल्म मेकर था तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये दो फिल्म मेकर सबसे इम्पोर्टेंट है रहे हैं लास्ट 20-25-30 सालों में। और बहुत मेरी ये सबसे ज़्यादा फेवरेट फिल्म है। इनफैक्ट ये मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट फिल्मों में से है कि ओवरऑल। और ये फिल्म मैंने जब देखी होगी शायद 2011 या 12 में कभी देखी होगी, तो उसके बाद ही मैंने दुनिया भर की फिल्में मैंने देखना चालू किया, कि जो मेरी मेरी जो मेरा समझ था सिनेमा का, उसको बढ़ाने में इस फिल्म का बहुत बड़ा हाथ है, और योगोस लांथिमोस का बहुत बड़ा हाथ है। तो अभी मैं ख़त्म कर दिया मैंने, ये बस हो गया। अब हम जाते हैं वापस थियो एंग्लोपोलिस के पास। तो थियो एंग्लोपोलिस के बारे में मुझे बात करना है, काफ़ी ज़्यादा बात करने लायक, बात करने वाली चीज़ें है। किधर गया यार, ये कैसे ढूंढूं मैं उसको। अच्छा ठीक है, फिल्म ही ढूंढता हूँ, इटर्निटी एंड इट। तो
इस फिल्म में अभी मैंने जो कुछ कहा योगोस लांथिमोस के बारे में, तो योगोस लांथिमोस ये राइटर है मेरे ख्याल में तो। लेकिन थियो एंग्लोपोलस की ये जो फिल्म मैंने देखी, इटर्निटी एंड अ डे, ये एक इंडी मास्टर क्लास है सिनेमा का मेरे ख्याल में। मास्टर क्लास इन अ सेंस कि हर चीज़ इस फिल्म की राइटिंग, इस थीम के जो थीम्स है, जो फिलोसॉफिकल थीम है, जो जिस तरीके से ये विजुअली दिखती है फिल्म, जिस तरीके से ये एडिट की है फिल्म, जिस तरीके से ये शूट की है ये फिल्म, जिस तरीके के परफॉर्मेंसेस है, जिस तरीके का आर्क है, स्टोरी आर्क है, जो जो चीज़ें हो रही है इस फिल्म में, एक एक दो दिनों के साइकिल जो विंडो में जो चीज़ें हो रही है, ये हर चीज़ में परफेक्ट इंडी सिनेमा है मेरे ख्याल में। मतलब पीक इंडी सिनेमा है हर चीज़ में, सिनेमा के हर मीडिया, हर एस्पेक्ट में ऐसी ये फिल्म है। और इतनी ज़्यादा मुझे ये पर्सनल लगी। मतलब इसका एक ओपनिंग सीन के बारे में आपको बताता हूँ। इस फिल्म के ओपनिंग सीन के बारे में मुझे जो फिल्म याद आई इस फिल्म के ओपनिंग सीन से, वो थी अल्फांसो कौरान की रोमा। अल्फांसो कौरान के रोमा में भी एक ओपनिंग सीन है जो काफ़ी सिमिलर है इस फिल्म से। हालांकि मैं इंस्पायर्ड नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे ख्याल में इंस्पायर्ड नहीं होगा, पर सिमिलर इस सेंस में है कि अब रोमा के बारे में मैं आपको बोलता हूँ पहले कि रोमा जो फिल्म है वो अल्फांसो कौरान की बहुत पर्सनल फिल्म थी। वो उसके खुद के मेमोरीज़ के बारे में थी, और वो बचपन में जो उसको जो फेंट मेमोरीज थी, और वो खुद के बारे में इन सेंस उसका जो मेन कैरेक्टर था वो बच्चे नहीं थे या फिर उसकी माँ नहीं थी, उनके घर में काम करने वाली एक औरत जो है वो उसके बारे में फिल्म थी। पर वो इतनी ज़्यादा पर्सनल थी कि इतनी ज़्यादा वो जो एस्थेटिक चीज़ें थी उसके घर की होगी, उसके शहर की होगी, उसके आसपास के जगहों की होगी, या फिर जहाँ कहाँ उस औरत का जर्नी होता है उस उन जगहों की होगी, वो इतनी पर्सनल थी कि उसका ओपनिंग सीन ऐसे लगा कि हम फैमिली डॉक्यूमेंट्री का फुटेज देख रहे, फैमिली फुटेज देख रहे, किसी के तो हैंडी कैम में सेव किया हुआ पुराना सा वीडियो फुटेज मिल गया हमें, और हम वो वीसीआर पे लगा के, वीसीआर पे नहीं यार, जहाँ पर भी लगा के वो देख रहे। ऐसे टाइप का फीलिंग मुझे आया था रोमा का वो जो ओपनिंग सीक्वेंस था। वैसे ही सिमिलर फीलिंग मुझे इस फिल्म में आई। जो ओपनिंग सीन है वो एक बच्चा है जो समुंदर के सामने के नज़दीक एक घर में रहता है, और उसकी माँ उसको कुछ तो बोल रही है कि भाई कि बेटे शरारत मत कर, सो जा, या फिर बाहर मत निकल, ऐसे कुछ तो बोल रही है उसको। और तभी वो चुपचाप से, उसको माँ को पता ना चले इसलिए वो चप्पल हाथ में पकड़ के धीरे धीरे बाहर चले जाता है समुंदर में नहाने के लिए। और फिर हम देखते कि वो समुंदर की ओर भाग रहा है, और ये ख़त्म हो गया ये सीन। हमें पता नहीं है कौन लड़का था क्या था, लेकिन सिर्फ उस लड़के का नाम हमें पता चला, और जो कि था एलेक्जेंड्रोस। तो एलेक्जेंड्रोस की ये कहानी है, ये हमें उधर पता चला। और फिर कट टू वो एलेक्जेंड्रो बड़ा है, बूढ़ा है, और वो कहीं और ही है, या फिर वही जगह है, वही समंदर है, पर वो कोई और है। अब वो उसकी माँ नहीं रही, कोई नहीं रही, वो घर पुराना हो गया। ये कट टू सेकंड सीन आ गया, और फिर हम ये इसके बाद में हम इस इंसान की, ये जो बचपन की एक मेमोरी हमने देखी, वैसे कई सारी उसकी लाइफ की मेमोरीज, उसकी बीवी से कनेक्टेड मेमोरीज, ये हम पैरेलल ट्रैक में देखते रहते हैं। सिर्फ ये मेमोरीज के बारे में फिल्म नहीं है, ये उसके पैरेलल ट्रैक है। ये एक पैरेलल ट्रैक है, और एक दूसरा पैरेलल ट्रैक है जो कि उसके प्रेजेंट में है। और जो उसके प्रेजेंट में जब भी होता रहता है तो ये एक बच्चा रहता है, ये जो बच्चा, इसका फ़ोटो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो एक छोटा सा बच्चा, और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है उस बच्चे की। वो बच्चा उसके लाइफ में आता है। वो बच्चा ऐसे ही रास्ते पे काम करने वाला, कांच साफ़ करने वाला, गाड़ी की कांच साफ़ करने वाला लड़का रहता है, और इमिग्रेंट रहता है। वो ग्रीस में रहने वाला नहीं रहता, वो किसी अल्बेनिया या फिर किसी छोटे देश में, ग्रीस से नज़दीक वाले, जो कि बहुत इजीली क्रॉस कर सकते हैं। मतलब 1.5-2 घंटे का रास्ता बॉर्डर, ऐसे बॉर्डर के लेके जाके उसको अपने देश में पहुंचा सकता है। इस टाइप के देश से वो आया रहता है ग्रीस में काम के लिए, या फिर जो कुछ है, गरीब होगा शायद इसलिए आया होगा। तो वो इसको मिलता है उसकी ये प्रेजेंट डे में, और फिर उस लड़के को पहुंचाने का काम ये करता है कि हाँ शायद
ये उसको उधर तक पहुंचाए तो इसकी इसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाए। तो उसके उस जर्नी में क्या होता रहता है, वो एक जर्नी रहती है और एक दूसरी जर्नी रहती है इसके खुद के पास्ट की। तो ये दो ट्रैक्स हमें दिखते हैं फिल्म में वो, और इतने सुंदर तरीके से वो एक दूजे में ऐसे मिक्स हो गए और एक दूजे से गिव एंड टेक करते हैं, एक दूजे से गिव एंड टेक करते हैं उसमें। ये और ये इंसान जो रहता है ये एक राइटर रहता है, कवि रहता है। तो वो उसकी एक कविता भी बाकी रहती है कि वो बहुत दिनों से ट्राई करते रहता है, एक कविता उसे लिखनी रहती है। बाद में उसकी खुद की एक बेटी भी रहती है, वो भी रियल टाइम में सेट कि वो एक बेटी रहती है और बेटी का भी और इसका एक कनेक्शन रहता है, रिलेशनशिप रहता है। और वो लोग वो जो पुराना घर था उसके बेचने के बारे में भी उनकी कुछ बातें चालू रहती है। तो वो सब चीज़ें भी होती रहती है। मतलब वो जो खास बात मुझे लगी इस फिल्म की, जो प्रेजेंट पास्ट इन दोनों का जो मिक्सचर हुआ, और वो प्रैक्टिकल जो नरेटिव है, मतलब जो प्रैक्टिकल चीज़ें किसी भी इंसान के लाइफ में जो होती रहती है उस उम्र में, जिस उम्र में ये कैरेक्टर रहता है वो, और वो एक आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव से जो उसकी लाइफ में चीज़ें हो रही है, जो आप एज अ फिल्म मेकर क्रिएट कर रहे हो उसके लाइफ में। जैसे वो बच्चा है और उसकी वो जर्नी है, उसमें से आपको जो कुछ फिलोसॉफिकल कंक्लूजन्स निकालने हैं वो एक क्रिएट कर रहे हो आप, और प्रैक्टिकल चीज़ें भी वैसे की वैसे रख रही हो। मतलब कहीं पर भी आप कुछ भी फोर्सफुली आर्टिस्टिक नहीं कर रहे हो। आप लाइफ में आर्ट कैसे ढूंढ सकते हो, इसका ये फिल्म बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। और एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जो बहुत से यंग इंडी फिल्म मेकर्स के लिए सीखने लायक है, कि लोग बहुत प्रिटेंशियस आर्ट फिल्म्स बनाते हैं। वो लोग भूल जाते कि लाइफ के प्रैक्टिकलिटी भूल के आर्ट फिल्म्स आप बनाओगे तो वो बहुत खोखली आर्ट फिल्म्स होंगी। तो ये उस टाइप की फिल्म है कि ये कहीं से भी खोखले आपको लगेगी नहीं, कहीं से भी प्रिटेंशियस आपको लगेगी नहीं। इतनी खूबसूरत ये फिल्म है। तो मेरे ख्याल में बहुत कह दिया मैंने इस फिल्म के बारे में। आप ज़रूर देखिए फिल्म को, और इस फिल्म मेकर की बाकी फिल्में मैंने देखनी है, अभी तक देखा नहीं है मैंने। बहुत सी फिल्में है उसकी 80s और 90s में। ये उसमें से एक फ़ेमस है उलिसिस गेज। ये एक फ़िल्म काफ़ी फेमस है, ये भी 90s की है, जो कि मेरे वॉच लिस्ट में होगी। ये 80s की फिल्म है, लैंडस्केप इन द मिस्ट। ये इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर फिल्म है और सबसे ज़्यादा आई गेस हाईली रिव्यूड फिल्म भी है। इटर्निटी एंड अ डे सेकेंड है। ओके अच्छा 4.3 है, ये सबसे पॉपुलर है लैंडस्केप इन द मिस्ट, पर सबसे हाईली रिव्यूड इटर्निटी एंड अ डे है 4.3। ये भी एक पॉपुलर फिल्म है इनकी, द सस्पेंडेड स्टेप ऑफ द स्टॉक। तो ये सभी फिल्में धीरे धीरे करके मुझे देखनी है। कोई मतलब मुझे वो पसंद नहीं है कि एक फिल्म मेकर की एक फिल्म आपको पसंद आ गई तो उसका पूरा फिल्मोग्राफी देख लिया झट से, वो मुझे पसंद नहीं आता। मतलब ऐसा लगता है कि यार आपने पूरा एंजॉय नहीं किया। मतलब मुझे ऐसे ज़्यादा पसंद है कि आपने एक फ़िल्म देख ली, एक फिल्म मेकर किया हुआ, और वो फिल्म मेकर आपको बहुत पसंद आया, लेकिन उसकी अगली फिल्म आप फिर कभी कुछ महीनों बाद या फिर शायद एक साल बाद देखोगे, और फिर और कुछ साल बाद एक और फिल्म देखोगे ऐसे। मतलब तो वो आप बड़े हो जाते हो एक तरीके से, यू ग्रो वॉचिंग हिज फिल्म्स। तो आपका एक कनेक्शन ज़्यादा डीप बनता है उस फिल्म मेकर से, उसकी फिल्मोग्राफी से, कंपेयर टू एक बिंज वॉच करके उसकी पूरी फिल्मोग्राफी 3-4 दिनों में देख ली। मतलब उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो अब हम लास्ट फिल्म जो मेरी नंबर 1 फिल्म है उसके बारे में बात करेंगे। मेरी लिस्ट में जो नंबर 1 फिल्म है जो कि है द वाइट बलून। अभी पहले तो मैं ये कह देता हूँ कि ये वाइट बलून जो है वो एक्चुअली लेस पॉपुलर ईरानी फिल्मों में से एक है। ईरानी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फिल्म्स है वो अब्बास कियारोस्तामी ने डायरेक्ट की हुई फिल्में हैं, या फिर जफ़र पनाही की भी फिल्में हैं, लेकिन वो बाद में वाली फिल्में हैं। ये टैक्सी, ये डॉक्यूमेंट्री टाइप मिक्स एंड मैच वाली फिल्में हैं बाद में। ऑफ साइड भी काफ़ी फेमस है, मिरर ये थोड़ी ज़्यादा नहीं फेमस है। पर जो सबसे ज़्यादा अब अगर कंसिडर करें कि 10 फिल्में अगर आपको बताई जाए ईरानी सिनेमा की, तो वो 10 फिल्मों में शायद वाइट बलून ना आए लोगों के हिसाब से, और इन जनरल कंसेंशंस जो है, ओपिनियंस है फिल्म लवर्स के, उसके हिसाब से। तो ये एक थोड़ी अंडररेटेड नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि जिन्होंने देखी है ये फिल्म उनको ये पसंद ही आती है, लेकिन कम लोगों ने देखी है। एक लेस पॉपुलर फिल्म है वाइट बलून।
और इसका कंपैरिजन इस फिल्म से ज़्यादा होगा जो कि मेरे लिस्ट में थी, एक और फिल्म माजिद मजीदी की जो फिल्म है, उससे मैं भी ये कंपेयर करता हूँ और लोग भी करेंगे शायद, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज़ है इस फिल्म में और उस फिल्म में। ये फिल्म 1995 में आई थी और माजिद मजीदी की जो चिल्ड्रन ऑफ हेवन थी, कहाँ गई, चिल्ड्रन ऑफ हेवन थी, वो 1997 में आई थी। तो चिल्ड्रन ऑफ हेवन में दो, यहाँ पर भी एक लड़का और लड़की, बहन भाई, भाई बहन होते हैं। और आप देख सकते हैं पोस्टर में कि जूते हैं, तो जूते होते हैं, और एक जूते एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है इस फिल्म का। पर ये कुछ दिनों की कहानी थी, कुछ दिनों की, शायद एक आध महीने की या एक दो महीने की कहानी थी। एक जर्नी था, एक उसका एक प्रॉपर स्टार्ट था, मिडल था, एंड था, एक जर्नी था उस कहानी का, कि कैसे पहले वो जूतों का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, फिर कैसे उसको धीरे धीरे ये जो लड़का रहता है, बड़ा भाई रहता है उस लड़की का, वो सल्यूशन ढूंढता है, और फिर कैसे उस तरीके वो सल्यूशन मिलता है या नहीं मिलता है जो कुछ है। और उसका पिताजी भी रहता है, उस पिताजी का भी एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, उस वो भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर रहता है। तो उन सब लोग का, पूरे फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी हर एक का एक छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट होता है, और एक मिल के उनकी कहानी थी वो। पर वाइट बलून जो फिल्म है, इसकी सबसे सॉलिड बात यह है कि ये रियल टाइम में होने वाली फिल्म है, ऑलमोस्ट रियल टाइम में पूरी सेट फिल्म है। कि एक लड़की है जो घर से निकली है पैसा लेके, माँ ने उसको पैसा दिया है मछली लाने के लिए। मछली क्यों? क्योंकि उनका एक कुछ तो फेस्टिवल होता है जो कि शाम को होने वाला है, और उसके लिए वो नई मछली चाहिए। उसके खुद घर के बाहर एक छोटा सा पॉन्ड रहता है, जो कि माजिद मजीदी की फिल्म में भी है, जो कि चिल्ड्रन ऑफ हेवन में भी है। एक छोटा सा पॉन्ड रहता है, और वो सिमिलर घर ही लगता है दोनों फिल्मों में। एक एक छोटा सा पॉन्ड, उसमें छोटे छोटे मछलियाँ रहती है, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं रहती, और ये बच्ची को पसंद नहीं रहती। वो बच्ची को दुकान से अच्छी वाली मछली लानी होती है उस फेस्टिवल के लिए। तो माँ उसको पैसा देती है, तो वो पैसे का क्या होता है, पहले तो पैसे का क्या होता है, पैसे का क्या क्या होता है, एक छोटी सी जर्नी होती है उसके साथ, उस पैसे की, इस लड़की के साथ, कैसे वो पैसा उससे आँख में चोली खेलता रहता है, उसका खुद का पैसा। और फिर बाय द एंड वो पैसा मिलता है या नहीं मिलता है, इस पे फिल्म एंड होती है। और बाय सेकेंड एक्ट में, मतलब एंड होने के शायद आधा घंटे पहले, उसका जो बड़ा भाई है, इस फिल्म में भी बड़ा भाई है जैसे कि माजिद मजीदी की फिल्म में था, लेकिन माजिद मजीदी के फिल्म में बड़ा भाई मेन कैरेक्टर था और छोटी बच्ची सेकेंडरी कैरेक्टर थी। इसमें छोटी बच्ची मेन कैरेक्टर है और इसका बड़ा भाई सेकेंडरी कैरेक्टर है, लेकिन बाद में वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर वो आता है और वो भी मदद करने लगता है पैसे के लिए, या फिर ये मछली दुकान से लेने के लिए। और फिर एंड में फिल्म का नाम देखिए आप, मछली नहीं है ना ही और कुछ है, फिल्म का नाम है वाइट बलून। और ये वाइट बलून जो है, क्या है कैसे है मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन ये वाइट बलून फिल्म के लास्ट 5-10 मिनट में एंट्री करता है। जो कुछ भी है वो वाइट बलून से रिलेटेड, वो इस फिल्म में लास्ट के 5-10 मिनटों में एंट्री करता है। और फिल्म जिस लास्ट फ्रेम पे ख़त्म होती है, वो इस फिल्म का नाम वाइट बलून क्यों रखा है ये हमें समझ में आता है। और इस फिल्म का जो पॉइंट है वो हमें समझ में आता है, क्योंकि उस पॉइंट पे फिल्म एंड होती है, और इसलिए फिल्म का टाइटल भी वाइट बलून रखा गया। तो ये डायरेक्टर को कहना था या राइटर को कहना था कि ये फिल्म किस चीज़ के बारे में, किस तरीके से आप इसका अर्थ निकालोगे, क्या सोचोगे फिल्म के बारे में। एक लड़की थी जो मछली लेने के लिए घर से बाहर निकली थी, और कुछ कुछ उसके प्रॉब्लम्स आए, कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स उसके जर्नी में आए, छोटे से जर्नी में आए, और फिर उसको मिली या नहीं मिली जो कुछ है। पर अगर शायद मिली होगी, कंसिडर के लिए उसको मिल गई, उसको जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई, उसको मिल गई। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे शायद दुनिया में जिनको कुछ नहीं मिला होगा। तो हमें हमेशा दुनिया में हैव्स और हैव्स नॉट होते हैं, जिनके पास कुछ कुछ है और कुछ नहीं है, या फिर जिनके पास कुछ तो है और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो जिन लोगों के पास कुछ होता है, बहुत अमीर नहीं है लेकिन कुछ तो है, चलो कुछ तो है, इस बच्ची के पास कुछ तो होता है, वो इजीली कम से कम घर से पैसा तो मिल जाता है उसको मछली खरीदने के लिए। लेकिन एक बार मिल सकता था, उसको पता था कि अगर एक बार घुमा दिया पैसा तो वापस घर पे जाएगी तो पैसा नहीं मिलेगा।
तो उतना भी उसके पास प्रिविलेज नहीं था, उसके पास वो एक बेसिक प्रिविलेज था कि एक पहले बार तो उसको पैसा मिल सकता है, पर कुछ लोगों के पास वो भी शायद प्रिविलेज नहीं होता। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है हमेशा, और ये कैसे चेंज होता रहता है, और कैसे दुनिया इतने नीचे के लेवल तक, मतलब हैव्स और हैव नॉट, ये दो बड़े ग्रुप नहीं होते, ये हर ग्रुप में फर्दर क्लासिफिकेशंस होते जाते। तो ये इतना खूबसूरती से, और वो लास्ट के 5-10 मिनट में हाईलाइट होता है, और लास्ट के फ्रेम में से वो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त हाईलाइट होता है, और वो मुझे तो देख के रोना आ गया था। मतलब फिर भी मैंने कुछ बताया नहीं आपको, तो आप कुछ स्पॉइल नहीं किया, आप ज़रूर देखिए ये फिल्म। और वो जो लास्ट फ्रेम होगी उसका मतलब आपको जो आप खुद निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फिल्म कितनी ज़बरदस्त फिल्म है, और कितनी बड़ी बात कितनी इजीली कह के चली गई। इजीली इन सेंस कि इतनी छोटी सी कहानी, एक लड़की को मछली लेना था बस, इतनी छोटी सी कहानी, उस छोटी सी कहानी में इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी सोशल पॉलिटिकल फिलोसॉफी सामने रख गई ये फिल्म। और इससे मुझे एक और चीज़ याद आ गई, हमारी एक हिंदी फिल्म है, मैं आपको बता देता हूँ, अभी आ ही गई याद। तो ये लास्ट फिल्म का जो कॉन्सेप्ट होता है, मैं इनफैक्ट मैं 2 फिल्में बताऊँगा आपको, लास्ट फ्रेम कितना इम्पोर्टेंट होता है सिनेमा में। 2 या 3 फिल्में बताऊँगा। पहले तो एक हिंदी फिल्म बताता हूँ आपको, अनुभव सिन्हा की मुल्क फिल्म आपने देखी होगी। इसका कॉन्फ्लिक्ट आपको पता है क्या है, कि ये जो अपना ऋषि कपूर रहता है, इसका बेटा प्रतीक बब्बर, ये टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है। पर ऐसे सब लोग समझने लगते हैं कि ऋषि कपूर खुद ही उसको ऐसा ट्रेनिंग दे रहा था, और उनके घर के सभी लोग टेररिस्ट हैं, जो कि सच नहीं होता। और इसलिए वो कोर्ट में केस कर देता है, और उस केस में मतलब बदनामी की केस होती है शायद वो, और तापसी पन्नू उनकी बहू रहती है जो कि हिंदू रहती है। तो वो केस लड़ती रहती है, और जो कुछ होता है, तो वो जो आइडेंटिटी है, अपनी आइडेंटिटी मुस्लिम लोगों की, जो कि मुस्लिम लोग भी देशभक्त हो सकते हैं, वो आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए, हालांकि एक बच्चा था उनके घर में जो गलत राह पे चला गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग हमेशा से ऐसे ही लोग थे। ऋषि कपूर की उसमें कुछ गलती नहीं थी कि प्रतीक बब्बर उस लाइन पे चला गया, इसमें उसके घर के या उसके संस्कार की या उसके उसूलों की, उसकी शिक्षा की, इन सब चीज़ों की बिल्कुल गलती नहीं थी। गलती थी यही थी कि प्रतीक बब्बर को कुछ गलत लोग मिले बाहर से, उनकी गलती थी, और प्रतीक बब्बर की खुद की गलती थी। तो उसकी शिक्षा पूरे फैमिली को, उसके नाम को, उसके ऋषि कपूर ने जो कमाया था सालों तक, वो रिस्पेक्ट को, जो उसकी रिलेशनशिप थी उसके नेबर्स के साथ जो कि हिंदू थे, वो उसके घर पे आते थे, ये उनके घर जाते थे, वो सब स्पॉइल हो गया था। तो वो आइडेंटिटी वापस लेने के लिए वो केस लड़ता रहता है। और फिल्म के एंड में, फिल्म एंड किधर होती है आपको पता होगा, फिल्म के एंड में एक फ्रेम है जो कि इस कहानी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। एक छोटा बच्चा रहता है जो पतंग के पीछे भागता रहता है, या पतंग लेके भागता रहता है, ऐसा कुछ। उसने अपना इंडियन क्रिकेट कैप्टन जो था, क्रिकेटर हमारे फेमस MS धोनी की टी-शर्ट पहनी रहती है, 10 नंबर जर्सी वाली। और वो हम देख रहे हैं उसको भागते भागते, और धीरे धीरे कैमरा ऊपर होता है, और हमें उसके सिर पर एक जो मुस्लिम लोग पहनते हैं वो टोपी दिखती है, और वो स्लो मोशन में ये शॉट चालू रहता है फिल्म के एंड में, और कुछ संबंध नहीं है डायरेक्टली इस फिल्म की कहानी से, पर एक म्यूज़िक आती है, और वो स्लो मोशन में हमें दिखता है कि एक बच्चा धोनी की टी-शर्ट पहन के भाग रहा है, और सिर पे उसने सफ़ेद टोपी पहनी है, और उसी फ्रेम पे फ्रेम फ्रीज होती है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो ये जो फाइनल फ्रेम का जो मसला है, ये जो किस्सा होता है, ये मतलब किस तरीके से आप ये फाइनल फ्रेम यूज़ करोगे, इतनी खूबसूरती से आप कुछ चीज़ें जो मिस आउट हो गई, शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, या फिर जो कुछ अभी मुल्क में तो ऐसा कुछ था नहीं कि समझ में ना आए, पर फिर भी एक इमोशनल इम्पैक्ट उस फ्रेम का इतना ज़बरदस्त था कि ये हमारी व्याख्या है नेशनैलिटी की। इस फिल्म में नेशनैलिटी की जो व्याख्या है मुस्लिम लोगों की, या फिर किसी भी इंसान की जो खुद एक किसी रिलीजियस से होगा, तो उसकी
नेशनैलिटी की व्याख्या क्या हो सकती है, वो कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे, तो वो उस फ्रेम में डिफ़ाइन करेंगे कि एक बच्चा है जो कि मुस्लिम है, जो अपना धर्म मानता है, जो अल्लाह को मानता होगा, पर वो धोनी को भी मानता है, वो इंडियन क्रिकेट टीम से भी प्यार करता है, वो इस देश से भी प्यार करता है। उस ये दोनों चीज़ें साथ में चल सकती है, नेशनैलिटी एंड रिलीजन, सर पे टोपी और टी शर्ट पे धोनी, ये चल सकती है और ये चलती आई है इतने सालों में हमारे देश में। ये बात कहनी थी उस फाइनल फ्रेम में, बहुत खूबसूरती से कही थी अनुभव सिन्हा ने। तो ये एक हो गया। इसके बाद एक और फिल्म मैं आपको बताता हूँ कि एक है विकृति। एक मलयालम फिल्म है ये, विकृति। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग शायद अकड़ा अलग होगा, विकृति या विकृति। जी हाँ, ये फिल्म है। तो विकृति ये फिल्म में, इसमें भी फाइनल फ्रेम कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है हीरो, ये मेन कैरेक्टर है जो गूंगा बहरा होता है, या बहरा नहीं होता, शायद सिर्फ गूंगा होता है, सूरज वेंजारामुडू। इसकी एक और फिल्म हाल ही में बहुत फेमस हुई जो कि है ग्रेट इंडियन किचन, ये भी अगर देख लीजिए, आपने देखी नहीं होगी तो। पर ये फेमस क्यों होता है कि इसका एक वीडियो वायरल होता है कि वो मेट्रो में जाता रहता है और मेट्रो में सो गया रहता है। क्यों सो गया रहता है? क्योंकि उसको उसकी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट होती है, उसको उसके घर में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स, थोड़े बोलते ना, अभी भागा दौड़ हो ही रहती है, उसकी नींद ढंग से आई नहीं होती है। और फिल्म में ये स्टार्टिंग में एस्टैब्लिश कर दिया कि उसको नींद बहुत स्ट्रांग आती है, बहुत गहरी नींद आती है, कि कभी अगर वो सो गया तो घर के बाहर वाले कोई अगर ठकठक आ रहा है तो उसको मालूम ही नहीं पड़ता। इस टाइप की उसकी नींद आती है, ये पहले ही इस फिल्म में एस्टैब्लिश करके रखा है। और फिर वो इसकी नींद, सिर्फ वो नींद गहरी आने की वजह से उसकी लाइफ कैसे पूरी चेंज हो जाती है, क्योंकि वो कोई तो उसका वीडियो बनाता है और वो वायरल हो जाता है और लोगों को लगता है कि ये दारू पी के सो गया था। और ये कुछ तो काम भी करता रहता है, मुझे अभी याद नहीं आता है वो क्या करता रहता है। ये कुछ तो इसका प्रोफेशन भी रहता है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्रोफेशन, तो उसकी नौकरी में भी कुछ तो शायद प्रॉब्लम आ जाता है। और फिल्म के एंड में एक फ्रेम ऐसी है कि ये लोग वापस, पूरी फैमिली, इस बार पूरी फैमिली मेट्रो से ट्रैवल करती रहती है। और ये अब अच्छा, ये जो हीरो है, दूसरा एक्टर है सोबिन साहिर, ये वो वीडियो बनाने वाला इंसान रहता है कि ये उसका वीडियो बनाता है, और उसका खुद का भी एक लाइफ चालू रहता है, इस सोबिन साहिर का, और इसका भी एक खुद का लाइफ, तो दोनों का लाइफ दिखाया है फिल्म में। और एंड में ऐसे दिखाया कि वो लोग, इसको जब मालूम पड़ता है कि भाई इसके वजह से उसका वीडियो वायरल हो गया था और उसकी लाइफ इतनी बदल गई थी, तो फिर दोनों का और दोनों मिल जाते हैं और कुछ तो सॉर्ट हो जाता है उनका, जो कुछ है कॉन्फ्लिक्ट सॉर्ट हो जाता है। ये विलन नहीं है फिल्म का, पर मतलब कैजुअली उसने वो वीडियो बनाया, जैसे लोग बनाते हैं नॉर्मली, ऐसे किसी को भी देख लिया, हम सोचते किधर है कि यार क्या होगा इम्पैक्ट, उसकी लाइफ चेंज होगी या नहीं होगी, हम तो कैजुअली वीडियो बना देते और किधर तो डाल देते सोशल मीडिया पे। वैसे ही कैजुअली उसने डाल दिया था, उसने सोचा नहीं था ज़्यादा। इट हैपन्स, ये वन लाइनर है फिल्म का। पर एंड में जो मेरा कहना था कि वो जो फाइनल फ्रेम में ये सूरज वेंजारामुड अपने फैमिली के साथ वापस मेट्रो में ट्रैवल करता रहता है, और एक दूसरा इंसान, वो भी, उसको भी नींद आती रहती है और उसके थोड़ा डिस्टेंस में ऐसे बैठा रहता है। और वो, हमने देखा होगा कि ट्रेन में अगर कोई सो जाता है तो अगर नींद आएगी और बाजू में कोई रहेगा तो उसके शोल्डर पे सिर रख देते हैं, बराबर। तो इसमें ये डिस्टेंस पे रहता है, इसलिए वो सिर नहीं रख पाता, वो जो सोने वाला इंसान रहता है, पर वो गिरते रहता है नींद की वजह से, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसके पहले कि कोई और वीडियो बना ले, ये सूरज वेंजारामुडू उसके नज़दीक जाता है और अपना कंधा उसको देता है, और फिर वो कंधे पे सर रख देता है वो इंसान, और ये फाइनल फ्रेम को फ्रीज कर दिया, फिल्म इधर ख़त्म हो गई। मतलब कितनी खूबसूरत फिल्म थी कि क्या हमने करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, कि यार नॉर्मल इंसान है, किसको नींद आ रही है, ठीक है ना, उसमें वीडियो बनाने वाली क्या बात है, कि हमने कि लोगों को टांग खींचने से अच्छा उनको खंदा देना ज़्यादा बेटर काम होगा। इस फ्रेम पे फिल्म ख़त्म हो जाती है। एक और फिल्म मैं आपको बताता हूँ फाइनल फ्रेम में वाली। अभी हम कोरोना वायरस बहुत से रिलेटेड वो फिल्म थी वायरस, वो भी मलयालम फिल्म थी। इसमें भी फाइनल फ्रेम का मतलब, ये वायरस कौन सा आ गया, मलयालम वायरस नहीं आई इसमें।
अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, किसको ढूंढूं? टोविनो थॉमस है उस फिल्म में शायद। वाईफाई थोड़ा स्लो हो गया। हम्म, इस एक्टर की वो फिल्म थी, ये वायरस। तो इस फिल्म में जो निप्पा वायरस फैला था एक्चुअल में केरला में कुछ सालों पहले, और किस तरीके से केरला गवर्नमेंट ने और केरला के मेडिकल टीम ने, वहाँ के जो मेडिकल मिनिस्ट्री रहती है, उन लोगों ने भी कैसे सब हैंडल किया, उसके बारे में फिल्म थी। पर मेरा कहना ये था कि जो मेन एक जिस इंसान की वजह से वो फैलता है सब जगह, उसका कैरेक्टर का नाम कुछ तो था, पर वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं, उसकी थोड़ी सी सिर्फ बैक स्टोरी दिखाई है। वो दुबई से आया हुआ, अपने गांव में आया हुआ ऐसा एक लड़का रहता है, और मतलब एक मिड 20s में या अर्ली 30s में ऐसे रहेगा इंसान। और वो जो एक चीज़ करता है उस वजह से शायद ऐसे, मतलब वो भी श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है। फिल्म का जो फाइनल सीन है उसके बारे में बहुत लोग रिसर्च करते कि यार किस वजह से ये हुआ रहेगा, पहले बार कैसे हुआ रहेगा। तो फिल्म के एंड में वो सीन दिखाया कि क्या हुआ होगा, शायद क्या हुआ होगा। इस तरीके से वो फिल्म में एक सीन दिखाया है कि वो जाता रहता है, एक सुनसान रास्ते से जाता रहता है, और रास्ते के बीचों बीच एक बैट यानी कि चमगादड़ वो गिर के पड़ा हुआ रहता है, लेकिन मरा हुआ नहीं रहता है, ऐसे थोड़ा कमज़ोर रहता है। तो वो पहले तो उस चमगादड़ का वीडियो बनाता है या फ़ोटो बनाता है सोशल मीडिया के लिए, और फिर बहुत प्यार से उसको उठाता है वहाँ से, और झाड़ पे उसके नेस्ट के इधर या फिर किधर तो उसको रख देता है रास्ते के बीचों बीच से उठाकर। और उस वजह से हमको, मतलब वो इनडायरेक्टली कहना कि इस वजह से वो निप्पा वायरस पहले बार इंसान में आया, उस गांव में आया, या फिर उस वजह से वो निप्पा वायरस का फैलाव हुआ। पर वो किस वजह से हुआ, कि वो एक अच्छी चीज़ के वजह से ही हुआ। एक मतलब बुरे में भी हम अच्छा देखने की जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना, या फिर कुछ भी बुरा हो हम अच्छा ही देखने को ट्राई करते हैं, उस टेंडेंसी के बारे में वो फाइनल सीन था और फाइनल फ्रेम था। कि भले इसके वजह से इतना सब हुआ, लेकिन वो एक एक्ट ऑफ काइंडनेस था, वो एक लिटिल एक्ट ऑफ काइंडनेस था कि उसने वो उठा के, हालांकि उसने वीडियो बनाया, लेकिन वीडियो बनाने के बाद उसने नीचे नहीं फेंक दिया रास्ते में, उसने उसका जान बचाया। वो जान बचाने के लिए वो उसने उठाया और बाजू में रख दिया, पर उस वजह से उसकी जान भी चली गई और कुछ लोगों की जान भी चली गई, ये बात अलग है। लेकिन दैट्स व्हाट ह्यूमैनिटी इज़, ह्यूमन नेचर जो होता है ना, उसको डिफाइन करने के लिए वो फाइनल सीन था। और वही थ्रू आउट द फिल्म भी हमें देखा था कि जिस तरीके से सब मेडिकल लोग काम करते रहते हैं, या बाकी के जो लोग काम करते रहते हैं, प्रोफेशनल्स काम करते रहते हैं, खुद की लाइफ, खुद का लाइफ का डेंजर उनको मालूम है कि बहुत डेंजर है, फिर भी वो लोग काम करते रहते हैं। और ये खास बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि निपा वायरस ये अभी के कोरोना वायरस से भी ज़्यादा डेंजरस था, क्योंकि कोरोना वायरस का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, मतलब कंपैरेटिवली, हालांकि इतना ज़्यादा फैला हुआ है। पर इसका ऐसे था कि अगर वो हो गया, जिनको हो गया वो सब लोग, मतलब कुछ ही जल्द ही दिनों में डायरेक्टली मर रहे थे, मतलब कुछ चांस ही नहीं था उनको बचाने का। और बहुत लोग मरे वैसे केरला में। लेकिन केरला की गवर्नमेंट और केरला के जो सब ये सब काम करने वाले लोग, जो हीरोज़ थे, एक्चुअल रियल लाइफ हीरोज़ थे, जिनके बारे में ये फिल्म है, सब काम करने वाले लोग, इनके वजह से ये फैला नहीं ज़्यादा। तो ये जो टेंडेंसी है कि खुद का बारे में नहीं सोचना और लोगों की मदद करना, ये ह्यूमन नेचर है। तो ये मैसेज या फिर ये फिलॉसफी एंड के फ्रेम में कैसे दिखा सकते हैं हम, एक अलग ही सीन से। तो ये वापस इसमें समझ में आता है कि जो फिल्म का जो ग्रेटर पॉइंट है ना, वो एक थोड़ा अलग सीन जो एक्चुअल नरेटिव से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ऐसे सीन से कैसे हम दिखा सकते हैं, ये इस फिल्म में दिखाया था। और वही मुल्क में भी दिखाया था, और वही मैं जो बात कर रहा हूँ वाइट बलून में भी दिखाया था। तो ये जो फाइनल फ्रेम का जो मतलब ज़बरदस्त यूज़ कर सकते हैं आप, ऐसे हिंदी फिल्मों में बहुत कम होता है। मतलब मुल्क में हुआ, मैंने देखा अभी, आपको कहा, लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन ऐसे बहुत कर सकते हैं कि फाइनल फ्रेम को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन देना चाहिए मुझे लगता है। कि क्योंकि जो फिल्म का ग्रेटर पॉइंट है वो आप बहुत
खूबसूरती से हाईलाइट कर सकते हो फाइनल फ्रेम में या फाइनल सीन में। तो अब हम जाते हैं वापस। अब हमारी लिस्ट तो हो गई पूरी। अब मैं आपको मेरी वॉच लिस्ट में जो फिल्में हैं उनके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा और ये वीडियो ख़त्म करूंगा। वाइट बलून्स। और अब्बास कियारोस्तामी के बारे में भी मैंने बात किया था। अब्बास कियारोस्तामी इस फिल्म का राइटर था, डायरेक्टर जफ़र पनाही था, तो ये कोलैबोरेशन था जफ़र पनाही और अब्बास कियारोस्तामी का। हालांकि ये दोनों अपने आप में बहुत बड़े फिल्म मेकर्स बने ईरान के, लेकिन वापस शायद इन्होंने वापस एक साथ नहीं काम किया आई थिंक एज अ राइटर। अगर आप देखोगे अब्बास कियारोस्तामी की फिल्में, ये खुद की उसकी फिल्में बनी बाद में, पर एक साथ उन्होंने नहीं काम किया। और ये जफ़र पनाही की खुद की फिल्में बनी जिसमें अब्बास कियारोस्तामी का कुछ संबंध नहीं था। तो मैं एक बार वॉच लिस्ट दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, तो इसमें से देखी हुई फिल्में तो है ही। चुंगफिंग एक्सप्रेस या वोंग कार-वाई की सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक, जो मुझे देखनी है, मैंने नहीं देखी है। उसके बाद ये इस बारे में मैंने थोड़ा बात किया था, रेड वाइट ब्लू ट्रिलॉजी, रेड वाइट और ब्लू, या क्रिस्टोफ किस्लोस्की की फिल्म्स, ऑल अबाउट माई मदर, ऑडिशन। ये एक थोड़ी वॉयलेंट ऐसी थ्रिलर टाइप की फिल्म है। इसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट चीज़ें देखने के लिए, थोड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें ऐसी होती है, ऐसा कुछ मैंने सुना है। ये फिल्म है जापानीज़ फिल्म मेकर की। इसी की शायद मैंने एक फ़िल्म देखी है जिसके बारे में मैंने बात किया था। कौन सी फिल्म है वो? आफ्टर लाइफ, आई थिंक। आफ्टर लाइफ, नहीं 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 नहीं, आफ्टर लाइफ का दूसरा डायरेक्टर था ये। पर इसकी भी कुछ कुछ फिल्में, ये सोनाटाइन, ये भी 90s की फिल्म है। ये भी मेरे ख्याल में 90s की फिल्म है। किकिजुरो। ये जापानीज़ पैरेलल फिल्म मेकर है, इंडी सिनेमा, रियलिस्टिक सिनेमा बनाने वाला फिल्म मेकर है। और कुछ कुछ बाद में शायद उसने जॉनर फिल्म्स भी बनाई जिसमें एक्शन होगा आई गेस। उसके बाद हम जाते हैं ये आफ्टर लाइफ के डायरेक्टर, अच्छा, एक कोरी ईडा की फिल्म थी जिसने शॉपलिफ्टर्स बनाई बाद में। हैप्पी टुगेदर भी वोंग कार-वाई की फिल्म है और ये भी मेरे ख्याल में एक सीरीज़ है उसकी, एक पार्ट है, चुंगफिंग एक्सप्रेस, हैप्पी टुगेदर भी और फॉलन एंजल्स जो कि मैंने देखी है। ये सभी एक सीरीज़ है, हालांकि डायरेक्टली कनेक्टेड सीरीज़ नहीं है, मतलब सेम कैरेक्टर्स नहीं है, लेकिन सभी फिल्में हांगकांग के बारे में हैं, ऑब्वियसली हांगकांग में सेट है। उसके बाद आई थिंक हैप्पी टुगेदर थोड़ी कहीं और भी सेट है। अच्छा, ये अर्जेंटीना के एक शहर में सेट है। और ये भी एक काफ़ी पॉपुलर फिल्म है, विदाउट मेमोरी। ये भी कोरिएडा की फिल्म है जिसने आफ्टर लाइफ बनाई। रेज द रेड लैंटर्न, ये चाइनीज़ फिल्म है, चाइनीज़ पीरियड फिल्म। चाइनीज़ पीरियड फिल्म्स और चाइनीज़ एक्शन फिल्म्स भी एक ज़माना था, मतलब अभी उनको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन खास करके 2000s में बहुत सारी फिल्में पॉपुलर हुई। चाइनीज़ एडवेंचर फिल्म्स, बड़ी बिग बजट, जिसमें एक्शन भी है, फैंटेसी एलिमेंट भी है और वो पीरियड फिल्में भी है, तो उसमें हिस्ट्री का एलिमेंट भी है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे संजय लीला भंसाली हमारे यहाँ फिल्में बनाते हैं, उस टाइप का जॉनरा, लेकिन एक्शन खूब ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी। संजय लीला भंसाली की फिल्मों में भी काफ़ी अच्छे एलिमेंट्स एक्चुअली होते हैं। कुछ कुछ बुरी फिल्में भी है उनकी, लेकिन काफ़ी अच्छे एलिमेंट्स भी होते हैं, लेकिन एक्शन इतना ज़्यादा मतलब कुछ कमाल नहीं होता। तो इनकी फिल्मों में, चाइनीज़ फिल्मों में एक्शन बहुत ज़बरदस्त होता है, वैसी फैंटेसी लार्जर देन लाइफ फिल्मों में। टेस्ट ऑफ चेरी, ये भी अब्बास कियारोस्तामी की फिल्म है। ये भी उसके सबसे हाईली अप्रिशिएटेड फिल्म्स में से एक है। उसके बाद ये भी वोंग कार-वाई की फिल्म है, आई थिंक, यस, डेज ऑफ बीइंग वाइल्ड। ये फर्स्ट फिल्म है शायद उस सीरीज़ की जिसके मैं बात कर रहा था। बाद में और कुछ इम्पोर्टेंट, ये रिवर,
इस एक्टर की मैंने फिल्म आपको बताई, इस डायरेक्टर की भी, शायद उसी डायरेक्टर की ये फिल्म है। जी हाँ, जिनकी रेबल्स ऑफ द नियॉन गॉड मैंने देखी है, और भी कुछ 90s में उसकी फिल्में हैं, द होल भी 90s की फिल्म है। ये मेरे ख्याल में बाद में ये भी 90s की फिल्म है, विवेल अमोर। तो इन सभी में ये एक्टर कॉमन है। ये जो एक्टर है ली कैंग शेंग, और ये मतलब जैसे मैंने कहा कि एक रास्ते में बैठा हुआ लड़का जो एक्टर बन गया, और फिर हमेशा इस डायरेक्टर के साथ बहुत सी फिल्में उसने की थ्रू आउट इस करियर, दोनों थ्रू आउट बोथ ऑफ देयर करियर्स। तो बहुत फेमस क्रिएटिव पार्टनरशिप है ये दोनों की। अ, ये मेरे ख्याल में एक फ्रेंच फिल्म है, या फिर आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। आई थिंक फ्रेंच फिल्म ही है, यस ये फ्रेंच फिल्म है। और ले फेमिनिटा ये एक एक्शन फिल्म है काफ़ी, ये जॉनर ड्रिवन फिल्म है। और ये डायरेक्टर बाद में हॉलीवुड में आया, उसने लियोन ये फिल्म बनाई लुक बेसॉन ने, और भी कई सारी बाद में फिल्में बनाई लुक बेसॉन। लूसी बनाई जिसमें स्कारलेट जोहानसन थी, फिफ्थ एलिमेंट बनाए अभी हॉलीवुड, ये भी एक काफ़ी फेमस फिल्म है इसकी, फेमस नहीं एक्चुअली अंडररेटेड फिल्म है, वैलियन एंड द सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट्स। बट ये लास्ट 4-5 सालों में इतनी हाई बजट साइंस फिक्शन फिल्म, जो कि एक बड़ी स्टूडियो ने नहीं बनाई थी, एक इंडी फिल्म की जैसी ये फिल्म बनी थी, पर जिस लेवल के VFX है इस फिल्म में, मतलब वो डिज्नी को शर्म आ जाए, इस टाइप की इतनी ज़बरदस्त ये विजुअल ट्रीट है ये फिल्म। और एंटरटेनिंग भी है, मतलब ये मुझे अंडररेटेड लगती है, कुछ बहुत लोगों को ये पसंद नहीं है फिल्म, लेकिन मुझे ये बहुत काफ़ी एंटरटेनिंग फिल्म लगती है। वो एक लाइट हार्टेड एडवेंचर, साइंस फिक्शन एडवेंचर इस टाइप की ये फिल्म है। तो उसकी ये शुरुआती की कुछ फिल्मों में से एक फिल्म थी ये ले फेमिनिटा। तो ये जो डायरेक्टर था, कैसे पहले इंडी फिल्म से ही स्टार्ट किया इसने, और फिर धीरे धीरे हॉलीवुड में उसने अपना करियर बनाया, सेट किया। और ये एक फेमस हॉरर फिल्म है रिंग, जो मैं ज़्यादा बड़ा फ़ैन नहीं हूँ खास करके इस टाइप के हॉरर का। मैं देखता हूँ कुछ कुछ हॉरर फिल्में, मुझे स्लैशर फिल्में पसंद है, लेकिन इस टाइप की हॉरर फिल्में ज़्यादा पसंद नहीं है, जिसमें पैरानॉर्मल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो, भूत प्रेत, एक्सोर्सिज्म ये सब हो, वैसी फिल्में मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, या फिर मुझे डर लगता है टू बी वेरी फ्रैंक। ईट ड्रिंक मैन वुमन ये एंगली की फिल्म है। एंगली बहुत सिमिलर टू दिस, ताइवान से स्टार्ट किया, फिर चाइना गया, फिर शायद अमेरिका आया, और लाइफ ऑफ पाई जैसी हॉलीवुड फिल्म्स बनाई, और भी काफ़ी सारी पॉपुलर फिल्म्स बनाई, लाइफ ऑफ पाई, ब्रोकबैक माउंटेन, ये चाइनीज़ फिल्म थी, क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन, सब जगह उसने काम किया। तो उसकी ये स्टार्टिंग की फिल्मों में से एक है जो पॉपुलर हुई, इट ड्रिंक मैन वुमन। और ये मेरे ख्याल में ऑस्कर में भी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट में नॉमिनेटेड थी। एक तो फॉरेन लैंग्वेज में हो गया आई गेस, और भी कहीं कहीं थी। फैमिली ड्रामा है वो, इट ड्रिंक मैन वुमन, आई थिंक फैमिली ड्रामा, आई एम नॉट श्योर, या फिर और भी कुछ हो सकता है, या इन अ वे फैमिली ड्रामा ही है। ये एक फ्रेंच फिल्म है जो आई थिंक LGBT ऑडियंस, LGBT सब्जेक्ट के लिए काफ़ी पॉपुलर है आई थिंक। मुझे याद नहीं, आई थिंक है या नहीं है मुझे नहीं पता। ये आपको ट्रेलर देख के शायद पता चलेगा। ये एक माजिद मजिदी की एक और फिल्म है, कलर ऑफ पैराडाइज। ये भी मस्ट वॉच फिल्म कह सकते हैं हम, अच्छी खासी पॉपुलर फिल्म है। और थोड़ा नीचे आ जाएंगे झट से, ये बुलेट इन दी हेड, ये भी जॉन वू की फिल्म है, जिसकी हार्ड बॉइल्ड के बारे में मैंने बात किया। और ये सिमिलर स्टाइल की फिल्म है, एक्शन मॉडर्न, मतलब एक अर्बन एक्शन थ्रिलर टाइप की। और थोड़ा नीचे आ जाएंगे हम, ये फिल्म खास करके फेमस है लोगों को जिनको नींद नहीं आती उनको नींद दिलाने के लिए। तो ये मैंने अब तक देखी नहीं है, पर मैं ज़रूर एक अटेम्प्ट तो करूँगा इस फिल्म को देखने का।
ये मतलब 432 मिनट्स की ये कौन सा वेब सीरीज़ या शो नहीं है, मतलब ये प्रॉपर फिल्म ही है, 7 घंटे की ऑलमोस्ट। और मतलब ये काफ़ी फेमस है, या काफ़ी काफ़ी क्या बोलते हैं ना, बदनाम है उस चीज़ के लिए कि बहुत लोगों को नींद आ जाती है, लेकिन फिर भी हाईली रिव्यूड, हाईली अप्रिशिएटेड, और क्रिटिक्स काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं इस फिल्म को। 4.4 इसका एवरेज रेटिंग है, तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो लेटर बॉक्स पे लोग रहते हैं मोस्टली, ये लोग भी, इनका जो सेंसिबिलिटीज़ है वो काफ़ी वर्ल्ड क्रिटिक्स से ही मैच होने वाला रहता है। हालांकि कभी कभी वो लोग भी कुछ स्ट्रेंज रेटिंग दे देते कुछ कुछ फिल्म्स को, पर हाईली रिस्पेक्टेड फिल्म है, तो एक बार अटेम्प्ट तो मैं ज़रूर करूँगा, ट्राई तो ज़रूर करूँगा कि मुझे पसंद आए या ना आए। काफ़ी फिल्में हैं यहाँ पर और भी, नीचे नीचे आप देख सकते हैं, आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप लेटर बॉक्स यूज़ करने लगे। कैसे एक्सप्लोर करना मैं आपको एक बार शॉर्ट में दिखाता हूँ, कैसे फिल्में ढूंढ सकते हैं आप, अलग अलग देश की, अलग अलग लैंग्वेज की, अलग अलग टाइम की। काफ़ी फिल्में हैं इसमें। इसमें से कुछ कुछ फिल्में मैंने ऐसी भी डाली है जो कि थोड़ी बी ग्रेड टाइप फिल्में हैं, लेकिन ऐसी फिल्में हैं बी ग्रेड टाइप जिनको एक कल्ट फॉलोइंग है, जैसे हमारे हिंदी में गुंडा है, कि जो इतनी बुरी है कि फिर क्या देखने में मज़ा आ जाता है। तो उस टाइप की भी कुछ कुछ सो बैड दैट इट्स गुड टाइप की फिल्में भी है इस लिस्ट में, आई थिंक। पर या दैट्स इट। थोड़ा मैं आपको और नीचे लेके जाता हूँ और फिर ख़त्म कर देता हूँ। ये ऑलमोस्ट एक फ़ीचर वीडियो हो गया, फ़ीचर फिल्म का। ओके, तो ये हो गया ख़त्म। अभी मैं आपको एक बार शॉर्ट में सिर्फ दिखा देता हूँ कि कैसे सर्च किया जाए लेटर बॉक्स पे। ये सर्च ऑप्शन है, ये देखिए, पहले रिलीज़ डेट अगर आप सिलेक्ट करोगे तो अभी समझ ले, मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ, 2000 मैंने सिलेक्ट किया, तो 2000 में एक पर्टिकुलर ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हो, या एनी मतलब वो पूरा डिकेड आ जाएगा। अभी ये हो गया। उसके बाद मैं गया यहाँ पर जॉनर पे गया। अभी समझिए 2000 में अभी मैं एनी भी जॉनर के ले सकता हूँ, मतलब सभी जॉनरा की फिल्म्स आ जाएंगी उसमें। या फिर अगर समझ ली 2000 में मैंने क्राइम फिल्म सेलेक्ट किया, तो मुझे सिर्फ क्राइम फिल्म में देखेंगे। अभी क्राइम फिल्में सिर्फ 2000 की क्राइम फिल्में, तो दुनिया भर की क्राइम फिल्में मुझे दिखने लगेंगी। अभी देखिए, लोड ही नहीं हो रहा है, 1 मिनट। ये आ गया 2000, और ये जॉनर सेलेक्ट किया मैंने क्राइम। क्राइम का कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में, जॉनर चेंज करके देखता हूँ मैं, या फिर ये ऐप ही स्लो हो गई मेरे ख्याल में। मैंने आपको कहा था कि कभी थोड़ा हो जाता है प्रॉब्लम लेटर बॉक्स के ऐप का ही, क्योंकि नेट का प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे। हाँ, तो ये देखिए, अभी कॉमेडी सिलेक्ट किया मैंने, तो 2000s के पीरियड में जो बनी, पॉपुलैरिटी के हिसाब से ये कॉमेडी आ रही है। पॉपुलैरिटी मतलब लेटर बॉक्स पे जो पॉपुलर फिल्में हैं उसके हिसाब से अभी ये आ रही है। तो अभी मुझे अगर ये इसको स्पेसिफिकली किसी एक ही कंट्री की देखनी है तो मैं कंट्री में जाऊंगा या लैंग्वेज में जाऊंगा। अभी समझिए मैं लैंग्वेज में जाता हूँ, हिंदी फिल्में हमें देखनी है, 2000s की कॉमेडी हिंदी फिल्में कौन सी है, तो मैं हिंदी सिलेक्ट करूँगा। और कंट्री में मैं इंडिया भी सिलेक्ट कर सकता था, फिर अगर मैंने इंडिया सिलेक्ट करता तो फिर उसमें हिंदी, बंगाली, मराठी, साउथ की सब फिल्में आ जाएंगी इंडिया की। और फिर अगर मैंने इंडिया सिलेक्ट करके हिंदी सिलेक्ट किया तो इंडियन हिंदी फिल्में आ जाएंगी। अभी हालांकि इसका मतलब यही है कि अगर मैंने हिंदी फिल्म सिलेक्ट किया तो इंडियन हिंदी फिल्में ही आएंगी ऑब्वियसली, और कौन सी तो हिंदी फिल्में है नहीं दुनिया में, तो मुझे यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर समझिए मुझे इंग्लिश में ही देखना था,
इंग्लिश फिल्में ही देखनी थी, तो मैं, लेकिन मुझे इंग्लैंड में बनी हुई इंग्लिश फिल्में या फिर ऑस्ट्रेलिया में बनी हुई इंग्लिश फिल्में वो देखना है, तो मैं कंट्री सेलेक्ट करूँगा, फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा। या फिर इंडिया में भी कुछ कुछ इंग्लिश फिल्में बनती है, तो इंडिया सेलेक्ट करके फिर इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा। तो ये सब आप कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में अभी काफ़ी हो गया। तो ये लास्ट वीडियो था इस सीरीज़ का, 90s की फॉरेन लैंग्वेज फिल्म्स। इसके बाद भी मैं शायद कुछ और लेटरबॉक्स रिलेटेड वीडियोस बनाते रहूँगा, क्योंकि लोग देखे ना देखे, कम लोग देखे ज़्यादा लोग देखे, मुझे तो बहुत मज़ा आता है इस तरीके से, एक तरीके से डॉक्यूमेंट करना लेटरबॉक्स का एक्सपीरियंस। और ये जो डाटाबेस है ओवरऑल सिनेमा का, ये मुझे बहुत एक मतलब ऐसी एक जगह है जहाँ पर आप पूरा सिनेमा आ जाता है, पूरी दुनिया आ जाती है सिनेमा की, ऐसा मुझे फीलिंग आता है। तो अब मैं जा रहा हूँ। टिल देन अगर आप वापस वीडियो देखोगे तो कीप वॉचिंग, मैं आऊँगा वापस ज़रूर, मैं और भी वीडियो बनाऊँगा लेटरबॉक्स पे। टिल देन टेक केयर।